जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। मेरे भाई, आज हम आपको भारत की एक ऐसी पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। मैंने कई सारे बच्चों को एसएससी की तैयारी करते देखा है, लेकिन अगर एसएससी सीजीएल की अगर मान लीजिए 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो 90 बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होता है। अधिकतर हम यहाँ पर सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में अपना सर खपाए रहते हैं और एक चुपके से वैकेंसी आती है, अपना तांडव मचाती है और निकल जाती है और कई सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं, सिर्फ उस जानकारी के अभाव के कारण। तो आज हम आपको एक ऐसी पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है सिलेक्शन पोस्ट और ये हर साल आता है और हर साल इसका नामकरण अलग होता है। ये शुरुआत मेरे भाई 1 से हुआ था और आज 2, 3, 4, 5 करते-करते ये 12 तक पहुँच चुका है। अभी 2024 में इसकी ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। बहुत ज़बरदस्त भी नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी है। और यहाँ पर कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आपको सब डिटेल में बताएँगे। सबसे मज़े की बात बताऊँ, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है, ये आपका 12th लेवल पे नहीं है, ये आपका 10th लेवल पे नहीं है, बल्कि ये तीनों के ऊपर में है मेरे भाई। अक्सर क्या होता है, सीएचएसएल वही अप्लाई कर सकता है जो 12वीं पास है, एमटीएस वो अप्लाई कर सकता है जो 10वीं पास है, सीजीएल वो अप्लाई कर सकता है जो ग्रेजुएट है। लेकिन अगर हम फेज़ 11 की या फेज़ 12 की बात हम करें ना, तो इसमें हर वर्ग का जो बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। हर किसी के पास में सरकारी नौकरी लेने का मौका होता है, ठीक है? बहुत अच्छी सैलरी भी होती है, बहुत अच्छी पोस्टिंग भी होती है। डिपार्टमेंट की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो एक लैबोरेटरी से लेकर मेरे भाई सब इंस्पेक्टर तक का पोस्ट इसके अंदर में होता है और वो सब कुछ हम आपको बताएँगे यहाँ पे। लैबोरेटरी मतलब जो लैब असिस्टेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना? कारपेंटर तक की नौकरी जो है इसके अंदर में आती है मेरे भाई और वहाँ से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक आप पहुँच सकते हैं। तो आइए चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बताएँ, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या-क्या लेकर आने वाले हैं और क्या-क्या हम आपको समझाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फ़ेज़ 12 का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम आपको बताएँगे कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो वैकेंसी इसके अंदर में कितनी है हम वो भी बताएँगे कि 10वीं लेवल पे, 12वीं लेवल पे, ग्रेजुएशन पर कितनी वैकेंसी है। तीसरी अगर हम बताएँ तो एलिजिबिलिटी क्या-क्या होगी, क्या आपकी यहाँ पर जो है डिग्री होनी ज़रूरी है। चौथी अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिलेबस हो जाएगा। पाँचवाँ हमारा ओटीआर प्रोसेस हो जाएगा। छठा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ हो जाएगा जिससे लाइव फ़ोटोग्राफ़ी भी हम बोलेंगे। सातवाँ हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न और आठवाँ अगर हम बात करें तो सिलेक्शन का प्रोसेस, कि किस प्रोसेस के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। पूरी वीडियो के अंदर में ये सारी बातें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और तरीके से हम आपको पूरा का पूरा बताएँगे। तो चलिए मेरे भाई पहला पड़ाव शुरू करते हैं, वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी इसका फॉर्म रिसेंट में आया हुआ है और आप इसका फॉर्म जो है सरकारी रिज़ल्ट एक वेबसाइट है वहाँ से भी भर सकते हैं और एसएससी की वेबसाइट से भी भर सकते हैं। इन्होंने डिटेल में अच्छे तरीके से बताया है कि 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर पाएँगे। ठीक, जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है पेमेंट को लेकर, ठीक है? उसके बाद में अगर किसी बच्चे से फॉर्म में गलती हो जाती है, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो जाता है, तो बाद में विंडो भी खुलता है जिसमें एक तरीके से आप अपने फॉर्म की सुधार कर सकते हैं और वो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक है। करेक्शन आप 2 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? और ये आपका जो होता है फाइनल करेक्शन होता है, इसके बाद में कोई दूसरा मौका आपको नहीं मिलता है, ठीक है? अगर हम बात करें तो पेपर ये ऑनलाइन होता है कि ऑफ़लाइन होता है? तो ये पेपर आपका जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है और इस परीक्षा के होने की संभावना मई में है, जो कि यहाँ पर टेंटेटिव डेट भी दिया गया है 6 से लेकर 8 मई तक। पहली बार एसएससी ने कोई फॉर्म में जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और वो भी यहाँ मेंशन्ड है कि अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या कहीं कोई दिक्कत है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है? आ जाइए। अगर हम बात करें तो भैया इसकी वैकेंसी कितनी है? तो देखिए रेफ़रेंस के तौर पर हमने जो है पिछले 3 सालों की वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। 2022 में फ़ेज़ 10 के नाम से वैकेंसी आई थी और वो 2065 के करीब में थी। 2000 मेरे भाई 23 में यहाँ पर फ़ेज़ 11 के नाम से वैकेंसी आई थी और वो 5369 थी और 2024 में जो है फ़ेज़ 12 के नाम से वैकेंसी आई थी और वो 2049 थी। वीडियो को मेरे भाई शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि बहुत सारी जानकारी आपको मिले और यहाँ पर जो है वीडियो को फटाफट आप जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारी हिम्मत नहीं बनती है, फिर हम ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाते हैं। एक बल भी मिलता है ना दोस्त, तो यहाँ पर मेहनत करने का जो मज़ा भी आता है। तो कृपया करके प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे जुड़े और भी सारी बातें जो हैं वो हम इसी चैनल पर लेकर आएँगे और आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है? काफ़ी सारे लोग अब इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके मन में सवाल होगा, यार हम एलिजिबल है भी कि नहीं है? हम फॉर्म भर भी सकते हैं कि नहीं है? तो टेंशन मत लीजिए आप यहाँ पर। अगर आप मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं, तो आपके पाले में 456 वैकेंसी है। अगर आपने 12th किया है, तो आपके पाले में 464 वैकेंसी है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आपके पाले में ये तीनों वैकेंसी है, क्योंकि आप तीनों को भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2049 वैकेंसी पर जो है आप अपना दबदबा बना सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में बहुत बड़ा झोल भी है, ठीक है? ये एसएससी सीजीएल की तरह नहीं है कि आप एक फॉर्म भरे और सारे पोस्ट को मेरे भाई दे पाएँगे, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पता है सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होता है। मतलब अगर आपको 2000 के 2000 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको उतनी बार फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सोच लीजिए एक बहुत बड़ा कैच है। हर फॉर्म भरने का दाम जो है वो ₹100 है। तो इसमें लोग जो हैं जनरली 5 से 7 पोस्ट के लिए ही अप्लाई करते हैं, उसी में जो फाइट होती है, ठीक है? और आगे चलकर हम आपको काफ़ी सारी बातें भी बताने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा यहाँ पे, ठीक है ना? अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट को लेकर तो देखिए, इसमें जो एज की काउंटिंग होगी ना, वो 1 जनवरी 2024 तक की काउंटिंग होगी। और इसमें सबसे सरप्राइज़िंग की अगर हम बात करें, तो कम से कम 18 साल का पर्सन और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है, वो 39 साल का व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें अभी मैंने कोई एज रिलैक्सेशन नहीं बताया है, ये एक नॉर्मल एज है। एसएससी में 27 साल, 30 साल तक जाकर उसके बाद में कोई पोस्ट आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप 39 साल तक भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये सारे के सारे एज रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। एससी-एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल है। ऐसे ही ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो आपके सामने है। पूरी की पूरी पीपीटी जो है हम अपने टेलीग्राम पर मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे बड़ा बात आता है, सर हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करें? तो जो हम आपके लिए बोल रहे थे ना कि हर पोस्ट के लिए सेपरेट फॉर्म आपको भरना होता है, वही यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ए पोस्ट सेपरेटली एंड आल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। यानी कहने का मतलब, अगर कोई ए कैटेगरी है, जैसे सब इंस्पेक्टर की बहाली निकली है, तो वो सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए मेरे भाई जो है आपको एक सेपरेट फॉर्म भरना होगा। लैब अटेंडेंट के लिए सेपरेट भरना होगा, कारपेंटर वाले के लिए सेपरेट भरना होगा, टेक्नीशियन के लिए सेपरेट फॉर्म भरना होगा। इसमें जो पोस्ट है ना, वो 10वीं लेवल पर भी हैं, 12वीं लेवल पर भी हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर भी हैं। लेकिन चिंता मत करिए, काफ़ी सारे बच्चे ये सोचेंगे, यार अगर मैंने 10 पोस्ट जो है भरा है, जिसमें मेरे 3 जो है मैट्रिकुलेशन लेवल पर हैं, 3 जो है मेरे 12th लेवल पर हैं और 4 मेरे मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो क्या मेरे 10 एडमिट कार्ड आएँगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक लेवल का आपको 1 पेपर देना होगा, 12th लेवल का आपको 1 पेपर देना होगा और ग्रेजुएशन लेवल का आपको 1 पेपर देना होगा। यानी अगर आपने तीनों फॉर्म भरे हैं, तो आपको 3 पेपर देने होंगे। सबसे बड़ी बात, क्या तीनों के एग्ज़ाम सेंटर अलग-अलग होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म भरते वक़्त में जिस शहर को आप पहली प्राथमिकता देंगे, उसी शहर में आपके तीनों पेपर होने वाले हैं, ठीक है? किसी ने सिर्फ़ अगर 10th लेवल का भरा है, तो उसको 1 ही पेपर देना है। 12th भरा है, तो उसको मेरे भाई 1 ही देना है। लेकिन अगर सारे भर रखे हैं, तो तीनों पेपर देना होगा और वो भी एक ही शहर में। और ये सारे पेपर एक ही दिन नहीं होंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा यहाँ पे, ठीक है ना? आ जाइए। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं, सर जो हमारा सर्टिफ़िकेट है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, तो ये किस डेट तक मान्य होगा? तो मेरे भाई ये 18 मार्च 2024 तक ही मान्य होगा। अगर आप इस डेट के बाद में अपना सर्टिफ़िकेट दिखाएँगे या इसके बाद का अगर सर्टिफ़िकेट बना है, तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। मतलब भारत के इतिहास में लगभग जितनी भी सरकारी नौकरियाँ होती हैं ना, तो उनमें जो सर्टिफ़िकेट की मान्यता मानी जाती है, वो फॉर्म के आखिरी तिथि को ही माना जाता है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के दिन तक अगर आपके पास में आपका सर्टिफ़िकेट बना है, तो आपको उस कैटेगरी में माना जाएगा, अन्यथा आपको नहीं माना जाएगा, जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। बढ़िया तरीके से ये सारी बातें जो हैं मैंने यहाँ पर बता दी है। ठीक है? अब इसमें एक ओटीआर प्रोसेस आता है। जैसे पहले क्या था कि आप अगर फॉर्म को भरते तो एसएससी के पुराने वेबसाइट पर भरते। लेकिन अभी एसएससी ने एक नया वेबसाइट अपना निकाला और उस नए वेबसाइट के अंदर में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ओटीआर।
ठीक है? ये ओटीआर प्रोसेस कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है मेरे भाई, सिंपल 4 स्टेप में है। नए वाले वेबसाइट पे आपको जाना है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना? उसमें जाकर अपने पर्सनल डिटेल भरने हैं, एक पासवर्ड क्रिएट करना है और जो एडिशनल डिटेल पूछेगा वो भरना है और डिक्लेरेशन देना है। हम ओटीआर के ऊपर में एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएँगे, जिसके अंदर में हम कंप्लीट पूरी जानकारी देंगे। ठीक है कि ओटीआर में आप और कैसे कर सकते हैं। जब आप अपना मेरे भाई यहाँ पर पहला पर्सनल डिटेल भरेंगे, तो उसके बाद में जो है आपको फाइनली रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसा करके मिल जाएगा। एक बात का बस इसमें थोड़ा-सा भाई ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते वक़्त में जो ये ओटीआर प्रोसेस है, इसमें अपने जो डिटेल हैं, वो या तो आधार कार्ड के हिसाब से भरिएगा या मैट्रिकुलेशन के हिसाब से भरिएगा। भाई मैट्रिकुलेशन के हिसाब से भर रहेगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कई सारे बच्चों का नाम होता है, मान लीजिए कि पिंकी कुमारी नाम है, ठीक है? ये 10th में उनका सर्टिफ़िकेट में नाम था और उसके बाद में जो है जब फॉर्म भरा तो उन्होंने सिर्फ़ पिंकी लिखा, कुमारी नहीं लिखा। प्रॉब्लम मेरे भाई वहाँ तक भी आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियरली फॉर्म में कहा गया है, यू आर अगेन एडवाइज्ड दैट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन डिटेल शुड बी फिल्ड एग्ज़ैक्टली एज़ रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आप मेरे भाई कुछ भी बनवाने चले जाओ, भारत में कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने चले जाओ ना दोस्त, आपका जो मेरे भाई जो वेरिफ़िकेशन होता है, वो 10वीं के ही आधार पर होता है। इसीलिए 10वीं का फॉर्म भरते वक़्त में लोग बहुत सावधानी से भरते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। तो 10वीं के आधार पर ही आप अपना फॉर्म भरें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? अच्छा, इसके पहले क्या होता था? हम एक फ़ोटोग्राफ और एक साइन को अपलोड करते थे कोई भी फॉर्म भरने के पहले। एसएससी ने थोड़ा नया किया इस बार। उन्होंने कहा कि हमें पता है तुम फर्जीवाड़ा करते हो, तुम पैसे बचाने के चक्कर में पुराना-सुराना कोई भी फ़ोटो अपलोड कर देते हो और सेंटर पे पहुँचते हो तो पता नहीं चलता है, बाप आया पेपर देने, बेटा आया पेपर देने। ऐसे पता चल जाता है। तुम पेपर देने जा रहे हो, 6 साल पुराना तुम्हारा फ़ोटो है। अभी दाढ़ी-वाढ़ी इतना आ रखा है, वहाँ पर एकदम बच्चे नज़र आते हो। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें फिर एसएससी के ऊपर में बाद में बच्चे ही केस कर देते हैं। उन्होंने कहा बात ऐसी है, चाहे तुम मेकअप लगा के कैमरे के आगे आओ या तुम नॉर्मल मेरे भाई आओ। हालाँकि मेकअप लगा के मत जाना, मैं बता रहा हूँ, मज़ाक कर रहा था मैं। ठीक है ना? लाइव फ़ोटोग्राफ़ी होगी और जब आप अपने लैपटॉप से फ़ॉर्म भरोगे तो जो कैमरा होता है वही कैप्चर करेगा। साइबर कैफ़े वाले से भरवाओगे तो वो अपने वेबकैम से फ़ोटो लेगा, ठीक है ना? जैसे आप सेंटर पर जाते हैं, बायोमेट्रिक देते हैं, पहले आपका फ़ोटो खींचा जाता है तब आप पेपर देते हैं, सेम एग्ज़ैक्टली यहाँ पर होगा। फ़ॉर्म भरते वक़्त में आपको लाइव फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो देना होगा। अब लाइव फ़ोटोग्राफ़ी करते वक़्त में रेस्टोरेंट में बैठ के फ़ॉर्म मत भर देना या कहीं पर जो है कैफ़े में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, फ़ोटो खिंचवा दिए, ऐसा नहीं है। बढ़िया तरीके से एक अच्छे जगह को ढूँढिएगा, जहाँ चेहरे पे आपके लाइट आए। कई बार क्या होता है हम ऐसे बैठे हुए हैं और मेरे पीछे जो है मरकरी वो जल रहा है, जो एलईडी है वो जल रहा है और वो कैमरे पे फ़ोकस मारता है और धुंधला दिखता है, तो हमारा फ़ोटो भी धुंधला आता है, ऐसे मत करना। कोशिश करना तुम्हारे पीछे लाइट ना जल के आगे लाइट जल रहा हो, वो तुम्हारे ऊपर फ़ोकस करे और तब जो है यहाँ पर क्लियर फ़ोटो आए, ठीक है? पीछे एकदम बढ़िया वॉलपेपर मत लगा के फ़ोटो लेना, प्लेन बैकग्राउंड, व्हाइट कलर की अगर वॉल हो ना और डार्क कलर का कपड़ा हो तो वो ज़्यादा अच्छा आता है, उसमें फेस भी क्लियरली दिखता है, ठीक है? अपने आप को ढंग से पोजीशन कर लेना, आधा कटा चेहरा ना रहे, पता चले कंधा कट रखा है, कान कट रखा है, तो ऐसे मत करना यहाँ पे, ठीक है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा फॉर्म का सारा डिटेल धरा का धरा रह जाएगा, अगर फ़ोटो सही नहीं रहा तो मेरे भाई। इसीलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बार-बार कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? ना कैप पहनना, ना मास्क पहनना, ना चश्मा पहनना, ना मेकअप लगाना यहाँ पे। कैटरीना कैफ बनने की ज़रूरत नहीं है, सलमान खान बनने की ज़रूरत नहीं है। कायदे से चुपचाप सीधे एक कैंडिडेट के तौर पे फ़ोटो खिंचवाना सरकारी नौकरी का मामला है, ठीक है ना? तो इस तरीके से अलग-अलग डिज़ाइन में फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है, चश्मा-वश्मा पहन के यहाँ पे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, कायदे से सीधा फ़ोटो आना चाहिए, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, डार्क कलर का कपड़ा हो गया अपना और एकदम बढ़िया से बाल-वाल सेट हो और तरीके से कायदे से फ़ोटो लिए। ध्यान रखना, ना ही बहुत करीब हो, कई लोग खाली गला से ऊपर का फ़ोटो लेते हैं, देखो ये भी मना किया गया है, ठीक है ना? थोड़ा चेस्ट भी यहाँ पर आना ज़रूरी है, ध्यान रखना, ऐसा एकदम डिज़ाइन-विज़ाइन नहीं बनाना है, इंस्टाग्राम वाला फ़ोटो वाला लुक नहीं देना है। सिंपल देना है मेरे भाई, ठीक है? कुछ लोगों के मन में ये भी होगा बढ़िया है सर, ठीक है, अब फॉर्म चलिए बता दिए आप यहाँ पर अलग-अलग पोस्ट भी बता दिए, तो इसमें कितना रुपया हमको लगेगा फॉर्म भरने में? तो मेरे भाई यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए ₹100 का एक पत्ती लगेगा, एक नोट लगेगा आपका, ठीक है? और उसके बाद में आप एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 10 बार फॉर्म फिल अप करना होगा और दसों बार ₹100 की पेमेंट करनी होगी, ठीक है? इसमें लड़कियों का, एससी का, एसटी का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन सब का जो फॉर्म है, वो फ्री है, उनको को लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इन कैटेगरीज़ के लिए मेरे भाई ₹100 का
चार्ज यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद बात आता है पेपर पैटर्न को लेकर कि सर ये पेपर का पैटर्न क्या होगा? कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएँगे? ठीक है, कितने नंबर का पेपर होगा? क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो हम आपको बता दें जैसे एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में आपका पेपर का पैटर्न होता है वैसे ही यहाँ पर है। वहीं आपके 4 सब्जेक्ट होंगे रीज़निंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस मेरे भाई यहाँ पर। जैसे एसएससी सीजीएल के प्री में होता है 25-25, 25-25 क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पर 25-25-25 क्वेश्चन होंगे और हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। तो यानी 100 सवाल होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है? और जिन लोगों में डिसेबिलिटी है किसी तरीके की उनको 80 मिनट मिलता है, जो स्क्राइब अपना लेकर आए होते हैं। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग 1/4 है यानी 0.5 मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएँगे। ठीक है? तो इसमें पहले ये सीबीटी 1 होता है, सिर्फ़ एक लेवल 1 होता है, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों के मन में इच्छा होगी कि सर क्या इसमें जो है मेंस का भी पेपर होता है और क्या-क्या होता है? तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, हम आगे पूरा प्लान आप लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है ना? कि कितने चरण में पेपर होता है और कैसे-कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस का हम एक अलग ही स्लाइड बनाए हुए हैं, वो दिखाएँगे। फिलहाल आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब मन में आपके यहाँ पर आता है यार इसका सिलेबस क्या है? मैथ्स में क्या सिलेबस है? इंग्लिश का सिलेबस क्या है? रीजनिंग का क्या है? तो मेरे भाई वही सिलेबस है जो आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ में पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा मेरे भाई और कुछ नहीं रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं तैयारी कैसे करें? तो मेरे भाई देखो मेरे मैथ्स की तैयारी की मैं आपकी पूरी गारंटी लेता हूँ, आप मेरे मैथ्स रिकॉर्डेड बैच से कर सकते हैं। भारत में जितने भी टॉपर्स हमारे जो बैच से सेलेक्ट होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ऑल इंडिया रैंक 2 देख लो, 5 देख लो, वो सभी के सभी मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच के ही स्टूडेंट होते हैं। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रखा है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रखा है और मात्र इसकी फ़ीस ₹699 है और ज़िंदगी भर की वैलिडिटी है। ये 1 महीने, 2 महीने, साल भर में ख़त्म नहीं होता है। ये कोर्स आप रख लेते हैं तो आप भारत में जितनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के सीसेट तक की ना, आपका यहाँ पर उससे बेनिफिट हो जाता है। करना कुछ नहीं है, आपका अपना एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, उसको डाउनलोड करके वहाँ से कर लीजिएगा और या ये मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा। मई में आपका पेपर है, समय काफ़ी कम है। मैं चाहता तो लाइव बैच भी बता सकता था और भी सेशन बता सकता था, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहूँगा। समय कम है, टॉपिक ज़्यादा कवर करने होंगे, रिवीजन करना होगा, क्या पता किसी को सिर्फ़ ज्योमेट्री ही पढ़ना हो, क्या पता किसी को सिर्फ़ अलजेब्रा ही पढ़ना हो, तो एक-एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको ये बैच संपूर्ण मेरे भाई सैटिस्फैक्शन देगा। इसके एक-एक क्वेश्चन जो है रामबाण साबित होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। इसके अंदर के टेस्ट जो है आपकी काफ़ी प्रैक्टिस करवाएँगे। तो यहाँ से आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। एक ही गोल्डन बैच है आपके लिए मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है दोस्त, तो सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए आपको पहले टियर 1 का पेपर देना होता है, ठीक है? जिसमें वो 4 सब्जेक्ट होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, उसकी एक पर्टिकुलरली कट ऑफ बनती है, ठीक है? जो लोग उस कट ऑफ को मेरे भाई क्वालीफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद में उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाता है। ये एक ऑनलाइन मेरे भाई वेबसाइट होती है, वहाँ पर आप अपलोड करेंगे या बाय पोस्ट भी आपको भेजना होता है, अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है? और फिर बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है, सभी चीज़ों की जाँच-पड़ताल हो जाती है, तो स्किल टेस्ट होता है, यानी जिन पोस्ट में टाइपिंग की आवश्यकता है, वहाँ पर आपसे टाइपिंग करवाया जाएगा, जहाँ पर आपसे मेरे भाई जो है पावर पॉइंट और एक्सेल वाली आवश्यकता होगी, वहाँ पर आपसे वो करवाया जाएगा, ठीक है ना? जैसे सीजीएल में होता था पहले, ठीक है? और अगर आप मेरे भाई इतना कर लेते हैं, तो मुबारक हो, आपको आपकी सरकारी नौकरी मिल गई है और मिल गई है तो बस यहाँ पर चुपचाप मिठाई लेके आ जाओ स्टूडियो में और आकर मिठाई खिलाओ भाई, ठीक है ना? सिलेक्शन हो गया तो। ख़ैर हमारी वीडियो भी यहीं पर एंड नहीं होती है, अभी कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी की बात अभी बाकी है। अगर हम यहाँ बात करें पोस्ट डिटेल को लेकर, तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर अलग-अलग पोस्ट होते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, फील्डमैन, डिप्टी मैनेजर, अकाउंटेंट, ऐसे कर के कुल मिलाकर मेरे भाई 489 तरह के पोस्ट हैं यहाँ पर। 489 तरह के हमारे पोस्ट हैं। जिसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर लेवल तक के भी जो हैं वो पोस्ट हैं, ठीक है? ये सारी बातें जो हैं अच्छा कुल वैकेंसी हमारी कितनी है? तो कुल वैकेंसी हमारी 2049 है, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें जो आपका
मैट्रिकुलेशन लेवल पर कुछ है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन लेवल पर कुछ है और इंटरमीडिएट पर कुछ है। तो काफ़ी यार एक एक्सपोज़र मिलता है इस डिपार्टमेंट के अंदर में। मतलब ऐसे समझ लो ना कि जैसे आपने ये देखा कि इंस्पेक्टर की भर्ती चाहिए, सीजल निकाल दो। लेकिन भारत में कई ऐसे विभाग हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने जब कॉलेज में पढ़ते होंगे, उसमें जो लाइब्रेरी अटेंडेंट होंगे, जो किताबों को रखते होंगे, उनकी भर्ती सोचिए कभी कहाँ से होता है? जिस लैबोरेटरी में आपने एक्सपेरिमेंट किया है, कभी सोचा है यहाँ पर उनकी भर्ती कहाँ से होती है? तो ये भारत में जितने-जितने छोटी-छोटी भर्तियाँ होती हैं, कहीं 1 पोस्ट, कहीं 2 पोस्ट, कहीं 5 पोस्ट, सबको मिला के सिलेक्शन पोस्ट में रख दिया जाता है और एक बहाली निकाल दी जाती है और आप इसे अप्लाई करते हैं और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। इसमें मेरे भाई जो ये पोस्ट है ना, इनके लिए कई जगह पर एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर भर देते हैं और बाद में अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं एक्सपीरियंस लेटर का, फिर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ऐसा मत करिएगा। फॉर्म भरते वक़्त में इस बात पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि मेरे भाई इसमें कौन-कौन सा ऐसा पोस्ट है, जिसमें पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा, तो आप पेपर निकाल भी लेंगे ना भाई, तब भी आपके लिए वो जो है व्यर्थ हो जाएगा पूरा का पूरा। ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी को लेकर, तो मैंने कहा 7 लेवल 8 लेवल तक के इसमें पोस्ट होते हैं और शहर भी अलग-अलग होते हैं। एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक्स का मतलब सबसे महँगा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, हम एक तरीके से मान लीजिए बिहार के एक लोकल से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं और मेरा जो दोस्त है वो मुंबई में पोस्टेड है। तो मुंबई में जो मेरा दोस्त पोस्टेड है ना, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की महँगाई ज़्यादा है। उसी तरीके से इसमें भी आपके पोस्टिंग के ऊपर में डिपेंड करता है आपकी सैलरी। जैसे लेवल 7 वाला बंदा कोई 81,000 भी कमाएगा तो कोई 92,000 भी कमाएगा। वो महँगाई के ऊपर में डिपेंड करेगा। एक्स, वाई, ज़ेड सिटी के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो ये मैंने पूरा बना दिया। ये चार्ट मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं यार, सर हमें जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, सीजल के बराबर की सैलरी है, उससे ज़्यादा की, उससे कम की है, तो सारा खेल आपके सामने है, ठीक है ना? सीएचएसएल के बराबर से स्टार्ट होता है, सीजल से अपर लेवल तक की सैलरी इसमें मिलती है, क्योंकि पोस्ट बड़े शानदार-शानदार हैं। कई मेरे ऐसे खुद के जो स्टूडेंट हैं, भाई कई समय तक सीजल में हाथ-पाँव मारते रह गए, नहीं हुआ, तब जाकर उन्होंने फेज़ 10 अप्लाई किया, 11 अप्लाई किया, उनमें सिलेक्शन हो गया और बढ़िया जगह पर पोस्टेड हैं, ज़िंदगी में आराम की ज़िंदगी वो, सुख की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। ठीक है, कई सारे लोगों की किस्मत खुल जाती है सिलेक्शन पोस्ट से, स्पेशली उन लोगों की जिनका सीजल में नहीं हो पाता, उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी हो जाता है यार। कई बार होता है यार किस्मत खराब है, अब आपको भी आपकी डेस्टिनी थोड़ी पता है कि आप कहाँ पर सेलेक्ट होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? इसके अलावा अंतिम में मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स जो है फॉर्म के अंदर से ढूँढ-ढूँढ के निकाला है, जिसके ऊपर स्पेशल फ़ोकस करने की ज़रूरत है या यूँ कह लीजिए जो आप लोगों के सवाल होते हैं, उनको एक बार थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं। पहली बात यहाँ पर कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। यानी जितने अलग-अलग तरह के पोस्ट होंगे, अगर 489 तरह के पोस्ट हैं, तो 489 एप्लीकेशन आपको भरने पड़ सकते हैं, ठीक है? क्रूशियल डेट मतलब हमारा जो सर्टिफिकेट का डेट है वो कब तक माना जाएगा? 18 मार्च 2024। इसके बाद का अगर सर्टिफिकेट बना है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है? प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर क्या प्रूफ माना जाएगा? क्या मेरा आधार कार्ड प्रूफ है? नहीं, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाएगा वो आपका मैट्रिकुलेशन का या सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th लेवल का जो है आपका सर्टिफिकेट, उसको माना जाएगा, ठीक है? क्या हम फॉर्म भरते वक़्त में गलती हो गई तो उसका सुधार कर पाएँगे? बिल्कुल कर पाएँगे, 22 मार्च से 24 मार्च तक कर पाएँगे और 2 बार सुधार करने का मौका मिलता है, ठीक है? उसके बाद में स्किल टेस्ट में क्या-क्या होगा? तो स्किल टेस्ट में टाइपिंग होता है, डाटा एंट्री होता है या सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें एक्सेल आपको बनाना होता है, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट आपको बनाना होता है, ठीक है ना यहाँ पे? और वो सिर्फ़ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। समझ गए बातों को लेकर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी तरफ से जानकारी थी। बाकी ओटीआर के ऊपर में हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएँगे, जिसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएँगे। दोस्त अगर मेरी इस मेहनत से और मेरी इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, तो कृपया करके हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है हमारी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि हम लोग इतना मेहनत सिर्फ़ आप लोगों के लिए करते हैं और बस बदले में आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए होता है। दूसरा सब्सक्राइब करने का रीज़न एक और भी होगा, अभी ये पूरी वीडियो हमारी नहीं है। इसमें कई ऐसी छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, जो हर व्यक्ति बताने में असक्षम है। कई लोगों की तरफ से गलत जानकारी भी मिल जाता है, क्योंकि भाई साहब कई सौ पन्नों का पेज का ये नोटिफ़िकेशन है। एक-एक चीज़ पढ़कर निकालना अपने आप में बड़ा चैलेंज का काम है।
तो आप लोग जैसे इस वीडियो के अंदर में कमेंट करोगे और जो आप लोगों का कमेंट आएगा, जो आप लोगों के डाउट हैं, मैं उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। जैसे मान लीजिए किसी को कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है कि सर हम यहाँ पर क्या इस पोस्ट में एलिजिबल हैं? क्या इसका हम जो है एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से बनवाएँ? वो तमाम तरह की 100 बातें जो आप लोगों के कमेंट में आएँगी ना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैक टू बैक अभी इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो भी आने वाली है कि कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे यहाँ पर अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है? जय हिंद भाई।